हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग कोर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम आईटीआर फाइलिंग कोर्स में आज जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 8। और अभी तक ना सिर्फ हम इस कोर्स में आईटीआर फाइलिंग को सीख रहे हैं, बल्कि आईटीआर से रिलेटेड जो अदर इंफॉर्मेशन हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं, किन चीज़ों से हमारे पास नोटिस आ सकती है, वो सारी चीज़ें भी हम इस कोर्स में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आईटीआर 5। अब ये आईटीआर 5 किसके लिए है, कौन फाइल करता है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। एंड हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे वो जो बटन है रेड कलर का, उसको करिए प्रेस, करिए चैनल को सब्सक्राइब। तो आईटीआर 5 बेसिकली होता है फॉर्म्स के लिए, एलएलपी के लिए, ट्रस्ट सोसाइटी के लिए और एओपी बीओआई वगैरह के लिए। अच्छा, जो ट्रस्ट और सोसाइटी एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं, मतलब जो 80G वगैरह में रजिस्टर्ड होती हैं, वो फाइल करती हैं आईटीआर 7। यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर सोसाइटी के लिए आईटीआर 5 हम फाइल करें या आईटीआर 7। तो सिंपल है, जो नॉर्मल ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, वो आईटीआर 5 करेंगी फाइल। और जिनके पास एग्जेम्पशन होती हैं, जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होती हैं, वो फाइल करती हैं आईटीआर 7। ठीक हो गया जी, आगे चलें। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी आईटीआर फाइलिंग सीखी है उसमें मैंने आपको बताया है कि आईटीआर फाइल करने से पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आईटीआर 5 ये फॉर्म या एलएलपी के लिए होता है मेनली। तो वो क्या कर रहे होंगे, कोई भी जब आईटीआर मतलब फॉर्म बनाता है, एलएलपी बनाता है, तो उसका जो पर्पस होता है वो हमेशा क्या होगा, या तो बिजनेस होगा या प्रोफेशन होगा। तो हमेशा फॉर्म एलएलपी के केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए ही चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो भी अदर सोर्स के इनकम है। अब आप मुझे बताइए, एक फर्म या एलएलपी या एओपी बीओआई, इनके पास किन सोर्स से इनकम आ सकती है? भाई ये कहीं जॉब तो करते नहीं है, तो एक तो सैलरी इनकम इनके पास होगी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, बिकॉज आप चाहो तो अपनी फर्म के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, तो एक तो वो इनकम हो जाएगी। पीजीबीपी की इनकम होगी होगी। कैपिटल गेन की इनकम भी होगी, जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो फर्म के नाम पर, तो उनको जब आप सेल करोगे तो गेन भी होगा। और अदर सोर्स की इनकम भी हो सकती है, बिकॉज आप अपने फर्म के बिहाफ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, चाहे बैंक हो, एफडी हो, शेयर्स हो, कहीं पर भी। तो 5 हेड ऑफ इनकम में से सिर्फ सैलरी हेड की इनकम नहीं होगी आईटीआर 5 में, बाकी चारों हेड की इनकम आपको मिलेगी आईटीआर 5 में। उसके अलावा आपके पास पार्टनर की डिटेल होनी चाहिए, पार्टनर्स शेयर की डिटेल होनी चाहिए कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है पार्टनर्स का। और अगर एओपी बीओआई ट्रस्ट है तो फिर वहां पर मेंबर शेयर्स भी पता होना चाहिए कि भाई हर एक मेंबर का कितना शेयर है ट्रस्ट या सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है, हमने लास्ट लेक्चर इस कोर्स में आईटीआर 3 पे देखा था। तो आईटीआर 3 फाइल करना जैसे हमने सीखा था एकदम डिटेल में, 80% स्टेप। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए जब मैं आईटीआर 3 मैंने फाइल करना बता रहा था, तो मैंने बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट आईटीआर है। क्यों? क्योंकि आईटीआर 3 की तरह ही फाइल होता है आईटीआर 5, और सेम वैसा ही फाइल होता है आईटीआर 6 और आईटीआर 7 भी। तो आप कह सकते हो आईटीआर 3 जो है वो एक बेसिक रिटर्न है, उसी को बेस बना के आप आईटीआर 5 भी फाइल कर सकते हो, 6 भी एंड 7 भी। तो अगर आपने आईटीआर 3 का लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और मैं यही आप लोगों को, मतलब ये रिकमेंडेड भी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप आईटीआर 3 वाला लेक्चर जरूर देखिए, बिकॉज 80% चीजें सेम है, तो वो मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूँ आईटीआर के ऊपर। तो अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज और डिस्कस करी थी कि आईटीआर 3 हो चाहे आईटीआर 5 हो, हमेशा कोशिश कीजिए। अब ये कहीं कोई चीज़ ये ऐसी लिखी नहीं है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमेशा ट्राई करिए कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से ही फाइल करें। क्यों? क्योंकि देखिए, समटाइम्स इनकम टैक्स की साइट नहीं चल रही होती है, भाई ड्यू डेट है, सभी लोग साइट पे फाइल कर रहे हैं, तो बार बार जो है ना साइट क्रैश करती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि भाई इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। तो उन दोनों ही केस में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आपकी मेहनत बेकार हो जाए, आप बार बार डिटेल फिल करो और आपकी डिटेल क्या हो जाए, उड़ जाए। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप क्या करो, ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर लो, आराम से फाइल करो। ना आपको इंटरनेट चाहिए, ना इनकम टैक्स की साइट का कोई झंझट होगा। आपने यूटिलिटी डाउनलोड करी, फिर आराम से बैठकर, चाहे नेट हो ना हो, उसको फाइल कर लीजिए। जब आप उसको अपलोड करेंगे, हाँ, उस समय आपको नेट चाहिए होगा।
तो फाइल करने के लिए कोई नीड नहीं होगी नेट की। तो हमेशा रिकमेंडेड यही है मेरी तरफ से कि आप हमेशा ITR 3, ITR 5, 6 एंड 7 जब भी फाइल करें तो ऑफलाइन यूटिलिटी से ही फाइल करें। 1, 2 एंड 4 ये आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं बिकॉज ये छोटे रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सारे रिटर्न देखे हैं, यहां पर भी आप देखिए पार्ट ए है जनरल। अब जनरल डिटेल में क्या क्या चीजें होंगी, सेम नेम, एड्रेस, पैन, ईमेल, मोबाइल, ये सारी चीजें यहां पर होंगी। स्टेटस में आपको यहां तक करना होगा सिलेक्ट, फॉर्म है या लोकल अथॉरिटी है या कोई EOP BOI है या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो ये चारों ही फाइल कर सकते हैं ITR 5, तो इसीलिए इन चारों का यहां पर ऑप्शन है। यहां से हम फॉर्म या जो भी हमारा होगा वो हम करेंगे सिलेक्ट। तो हर एक मतलब डिटेल के हिसाब से जो ITR है वो भी चेंज हो जाता है। फॉर्म के लिए अलग डिटेल चाहिए होगी थोड़ी बहुत, और EOP BOI के लिए हमें अलग डिटेल चाहिए होंगी। तो अब देखिए इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर वही सारी चीजें हमें फिल करनी है कि भाई आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या है, एंड वो सारी चीजें। नीचे आ जाइए, हमें पता है कि स्टार्टअप इंडिया में कंपनी या फिर फर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, तो ये उसी की डिटेल है कि भाई आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। फिर नीचे आते जाइए रिप्रेजेंटेटिव SSC कौन फाइल कर रहा है रिटर्न, उसके बारे में है। ये फर्म जो है वो कहीं और पार्टनर है नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है। अब देखिए हमने ये देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल होता है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो वो ITR 4 फाइल करता था, है ना, प्रिजेंटिव टैक्सेशन वाला। टैक्स ऑडिट है तो वो ITR 3 फाइल करता था। फर्म LLP के केस में ऐसा नहीं है, चाहे एक फर्म प्रिजेंटिव टैक्सेशन में ITR फाइल करे तो भी ITR 5 फाइल करेगी। आपके ऊपर, फर्म के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो भी फर्म क्या फाइल करेगी, ITR 5। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है कि फॉर्म LLP EOP BOI के लिए इनका स्पेसिफिक ITR है। तो चाहे ऑडिट हो ना हो, इनकम कम हो ज्यादा हो, नील का ITR हो, आपको क्या फाइल करना है, फॉर्म LLP के केस में ITR 5। तो यहां पर देखिए हमसे पूछ रहा है भाई अगर ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो सारी डिटेल हमसे पूछेगा। ये सब चीजें हमने ITR 3 में सब चीजें देखी हुई हैं डिटेल में। ठीक है, उसके बाद जनरल 2 में हमसे क्या पूछेगा ये देखते हैं। यहां पर हमें हमारे पार्टनर्स की पूरी डिटेल यहां पर डालनी पड़ेगी। जैसे पहले ही हमसे पूछ रहा है कि भाई कुछ चेंज हुआ है पार्टनरशिप में, हो सकता है कोई नया पार्टनर ऐड हुआ हो या पुराना जो पार्टनर है वो रिटायर हुआ हो, उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी है। फिर नीचे आइए, कह रहा है कि पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन हु वर पार्टनर्स और मेंबर इन द EOP BOI, मतलब लास्ट ईयर में जितने भी आपके पार्टनर हैं उनका नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, पैन, आधार, ये सारी चीजें यहां पर आपको, और उनका जो भी शेयर है मतलब प्रॉफिट शेयरिंग का जो भी रेशियो है वो कितना उनको रेमुनरेशन मिल रहा है, उनके कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट उनको दिया जा रहा है, ये सारी डिटेल आपको इस टैब में एंटर करनी पड़ेगी। फिर नीचे आ जाइए, यहां पर आपको EOP BOI के शेयर के लिए के पूछ रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर EOP BOI के जितने मेंबर्स हैं, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो अगर डिफाइन है, पता है, तो उनके ऊपर टैक्स अलग रेट से लगता है। लेकिन अगर शेयर डिफाइन नहीं होते हैं तो उनके ऊपर मैक्सिमम रेट से टैक्स लगता है। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ITR 5 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका बिजनेस कोड क्या है, ट्रेड नेम क्या है, सेम जैसे हम लोग ITR 3 में फाइल कर रहे थे। तो बस ये दो टैब जो हैं ये आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है ITR 5 के केस में। उसके बाद ये आ रही है बैलेंस शीट, जैसे ITR 3 में आप फाइल करते हो सेम एज इट इज आपको यहां भी फिल करना है, कुछ अलग से यहां पर आपको एंट्री नहीं करनी है, सेम फॉर्मेट है। सेम उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी डिटेल स्टॉक वगैरह की, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी, उसके बाद दो बिजनेस प्रोफेशन की जो इनकम होगी ऑटोमेटिक आएगा, फिर डेप्रिसिएशन, उसके बाद ESR, ये हमने देखा। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई हैं ITR 3 के लेक्चर में। मैं फिर आपसे कहूंगा आप ITR 3 का लेक्चर पहले देखिए, फिर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटल गेन की डिटेल आपको देनी है यहाँ पर, जो भी अगर आपने मतलब लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, शेयर्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद शेड्यूल 112A
जो भी आपका शेयर्स वगैरह होते हैं, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर पे करनी है। ये हमने ITR 2 के लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देखिए जितने भी लेक्चर हैं ITR फाइलिंग कोर्स के, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपको एक लेक्चर को देखना है ना, तो आपको सारे लेक्चर समझने पड़ेंगे, तभी आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे। ये सारी चीजें हमने ITR 2 और ITR 3 में डिस्कस किया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आपको फिल करना है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है ITR 2 में भी और ITR 3 में भी। उसके बाद अदर सोर्स। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, सैलरी हेड का टैब यहाँ पर गायब है। मैंने भी डिस्कस किया हुआ है कि सैलरी मिलती नहीं है, मिल ही नहीं सकती है, बिकॉज जो फॉर्म है LLP है, ये कोई रियल पर्सन नहीं होते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उनको सैलरी तो मिल ही नहीं सकती है, इसीलिए सैलरी का जो टैब है वो नहीं है। उसके अलावा लॉज, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये सारे सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो इन सबको स्किप करते हुए आप सीधे आ जाइए जो डिडक्शंस हैं। अब देखिए, फॉर्म LLP के केस में 80C वगैरह के डिडक्शंस भी नहीं होती हैं, तो वो टैब भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो डिडक्शन होती हैं वो आपको मिल जाएंगे, 80IA, IB, IC, वो सारी चीजें। ठीक है, 80C की डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो वो यहाँ पर भी नहीं है। AMT वगैरह इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे आइए अब शेड्यूल GST पर। इसको मैंने बार बार डिस्कस किया हुआ है, फिर डिस्कस करता हूं। अगर फर्म या LLP रजिस्टर्ड है GST में, तो जो टर्नओवर आपको लेना है ना ITR फिल करते समय या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय, वो GST से मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच हो रहा है, अगर इनकम टैक्स में ज्यादा है तो GST की तरफ से नोटिस आ जाएगा, अगर इनकम टैक्स में कम है तो इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा। तो अगर आपका जो टर्नओवर है वो GST से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको बस तैयार रहिए, या तो GST की तरफ से नोटिस आएगा या इनकम टैक्स की तरफ से आएगा। आज नहीं तो कल नोटिस आएगा जरूर, बिकॉज सारी चीजें आपस में लिंक हैं। तो इस टैब में आपको अपना GST नंबर देना है और GST का टर्नओवर देना है, इसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है रिटर्न जो है ना डिफॉल्ट की नोटिस आ जाए, तो उससे बचने के लिए GST टैब आपको भरना है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, जो जो आपने इनकम की डिटेल दी है उसी हिसाब से ये फिल हो करके यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपने अभी तक जितना भी टैक्स पे किया हुआ है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। वैसे जब आप जेसन को इंपोर्ट करोगे ना, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक भी फिल हो जाएंगी। उसके बाद TDS वगैरह कहीं से कटा हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करके आपको वेरीफाई करनी होगी। और लास्ट में आ जाता है वेरिफिकेशन का टैब। अब जो इंडिविजुअल का ITR होता है, वहां पर जो इंडिविजुअल होता है वो खुद ही वेरीफाई करता है। फर्म के केस में अगर आपके 2 पार्टनर हैं, 3, 4 हैं, तो सारे पार्टनर मिलकर किसी एक को ऑथराइज करते हैं और फिर वो पार्टनर ऑथराइज हो जाता है इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर सारे पार्टनर की डिटेल डालने की नीड नहीं है, यहाँ पर आप किसी एक पार्टनर की डिटेल डालेंगे जिनको सारे पार्टनर मिलकर के ऑथोराइज करेंगे कि हाँ भैया मिस्टर ए जो है वो ITR को वेरीफाई करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। तो उनका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेट टैक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आके फर्स्ट टैब में आने के बाद यहाँ से आपको कैलकुलेट टैक्स करना है, वो सब चीजें कैलकुलेट कर देगा और फिर आपको करना है जनरेट जेसन और उठा करके अपलोड कर देना है। तो हमेशा ट्राई करिए कि ऑफलाइन यूटिलिटी से ही फाइल करिए। बाकी ये सारी चीजें ITR 3 की तरह फिल की जाएंगी। स्टिल ITR 5 को लेकर आपके पास कोई एरर आती है या कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं फिर यहाँ पर एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, ITR 3 और ITR 5 इसके लिए आपके पास इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है इनकम टैक्स की तो आप खुद फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स की, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें और तभी ITR फाइल करें। वरना क्या होगा, आप अधूरी नॉलेज के साथ ITR फाइल करोगे, अगर कुछ गलती हो गई तो फिर नोटिस आ सकता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर इनकम टैक्स की नॉलेज है तो ही खुद से फाइल करिए, वरना किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आ रहा होगा, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके अगर आप हमसे फाइल करवाना चाहते हैं तो आप फाइल करवा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Method 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।